वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंट ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें जो बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास का मैदान, जो कि भारत ही नहीं वरन एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो विभिन्न ग्रासलैंड्स हैं, विभिन्न घास के मैदान हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, उनके नामों को भी देखेंगे, उनके बारे में भी देखेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये न्यूज़ है। द हिंदू में आया हुआ एक आर्टिकल, हाउ द बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ कच्छ गुजरात कैन बी रिस्टोर्ड। ठीक है, यह एक न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है किसी भी देश के लिए, किसी भी कॉन्टिनेंट के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो घास का मैदान होता है, उस पर हमारे जो चरवाहे हैं, जो हमारी कैटल्स हैं, जो हमारे मवेशी हैं, और उनसे जुड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। तो और ये चूँकि न्यूज़ में रहा है, बन्नी ग्रासलैंड है कहाँ पर? ये कच्छ में। तो उसको कैसे, किस प्रकार से रिस्टोर किया जाए, क्या क्या खतरा है उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आज हम लोग बन्नी ग्रासलैंड के बारे में या ओवरऑल ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता होगा बायोम्स, बायोम्स, इकोसिस्टम और बायोम, ये दो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी में। ठीक है, इकोसिस्टम और बायोम। इकोसिस्टम आप जान रहे हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, कहीं पर भी सजीव और निर्जीव जो दोनों मिल करके कुछ बनाते हैं। एक 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 इकोलॉजी में जिस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, पर्यावरण में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल फीचर्स में, और फिर जो बायोलॉजिकल फीचर्स हैं वो आसपास कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं पर्यावरण को, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, और उसी को अगर हम एक वृहद रूप में पढ़ें, इकोसिस्टम को अगर हम वृहद रूप में पढ़ें, जिसमें से प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, साथ ही साथ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, वो सारों को अगर हम कंसीडर करें तो उसको बायोम कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें पूरे ग्लोबल स्तर पर, तो 5 प्रकार के बायोम्स हैं, जिसमें से पहला टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और एक्वेटिक बायोम। 5 प्रकार के बायोम्स पाए जाते हैं। एक्वेटिक बायोम मतलब जो जलीय बायोम है, जल के भीतर कैसी कैसी पारिस्थितिकी है, किस प्रकार के पौधे हैं, किस प्रकार की जंतु हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो वो एक्वेटिक बायोम हो जाएगा। डेजर्ट बायोम क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र का जो बायोम है, वहाँ पर कैसी भू आकृति है, कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, और कैसे प्लांट कम्युनिटी है, कैसा एनिमल कम्युनिटी है, किस प्रकार से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो हमें आज डिस्कस करना है वो क्या है? एक ट्रांजिशन है। देखिए आप, वो एक ट्रांजिशन जोन है, फॉरेस्ट बायोम और डेजर्ट बायोम के बीच का ट्रांजिशन है। ठीक है, फॉरेस्ट में हमें पता है कि रेनफॉल हाई होता है, हाई रेन्स होता है। ठीक है, जैसे अमेजन के वर्षावन, मानसूनी फॉरेस्ट जो है, जहाँ पर भी वर्षा ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, वहाँ पर फॉरेस्ट थ्राइव करेगा, वहाँ पर वन पनपेंगे। और जहाँ पर वर्षा कम होगी, अत्यंत ही निम्न वर्षा होगी, वहाँ पर डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेनफॉल मिनिमम तो डेजर्ट, एरिडिटी मैक्सिमम तो डेजर्ट। ठीक है, और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, जहां पर वर्षा एक मॉडरेट लेवल पर होती है, उसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं, ग्रासलैंड बायोम कहते हैं, घास का मैदान कहते हैं। यहाँ पर वनों का आधिक्य तो नहीं है, पेड़ पौधे कम है, लेकिन घास ज़्यादा है, झाड़ियाँ ज़्यादा है। ठीक है, और लास्ट वाला है टुंड्रा बायोम, जो कि पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। टुंड्रा बायोम एक तो ध्रुवीय क्षेत्र में ही पाया जा सकता है, और दूसरा माउंटेन के हाई पीक्स में पाया जाता है। जो माउंटेन पीक है हमारा, उस पर भी टुंड्रा बायोम मिलता है। ठीक है, टुंड्रा बायोम में क्या होगा? हमेशा ये फ्रिजिड जोन रहेगा, ये जमा हुआ रहेगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट
ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड के बारे में मैंने आपको बताया, अगर डिस्कस करें इसमें, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन मतलब बदलाव का क्षेत्र है, किसके किसके बीच में, फॉरेस्ट और इधर से डेजर्ट, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन है ग्रासलैंड। अगर आप लोग क्लाइमेट्स पढ़े होंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट्स की जानकारी आपको होगी, तो आप जानते होंगे कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का इलाका है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास, ठीक है, ये इक्वेटोरियल वेट रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर अगर हम जाएंगे अक्षांश में, तो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का इलाका, यहाँ पर वर्षा सालों भर होती है, हर दिन वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर वर्षावन मिलते हैं। इसके ठीक ऊपर 30 से 35 तक, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ तक हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल लैंड मास है उसको अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, तो जो पूर्वी छोर है वहां पर हमें मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, वहां पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है, और जो इसका पश्चिमी भाग है वहां पर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वहां पर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मिलते हैं, रेगिस्तान मिलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो जोन है, ये जो इकोटोन ट्रांजिशन जोन है, इसे हमें इकोटोन भी कहते हैं। अगर आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़े होंगे तो उसमें इकोटोन का कॉन्सेप्ट आता है। इकोटोन इज नथिंग बट ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स, ओके। तो ये ट्रांजिशन जोन जो है ये है हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का है, जहां पर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं हम, सवाना भी कहते हैं इसे, ठीक है, सवाना या फिर सवाना घास का मैदान या फिर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहां पर हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है, ये एक प्रकार का ग्रासलैंड हुआ, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में, अयनवर्ती भागों में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। ठीक उसी प्रकार इसके ऊपर भी एक ग्रासलैंड मिलता है, जिसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड मिलेगा उसको कहेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है, इसके ऊपर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स हो गए 2 प्रकार के, अगर इसको देखें तो ग्रासलैंड्स आर ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन फॉरेस्ट्स एंड डेजर्ट्स, ठीक है। और क्या होगा इसमें, सॉरी, अगर इसको हम 2 भागों में बांट दें, पहला हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है, और दूसरा हो गया टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये लोकेशन के आधार पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ का हुआ, जो ट्रॉपिकल एरियाज में है, 0 से लेकर के 23 डिग्री 30 डिग्री के आसपास ट्रॉपिकल एरिया में है जो है उसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे, जो टेम्परेट एरिया में है उसे टेम्परेट ग्रासलैंड कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो रेनफॉल होता है वो 50 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक जो वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल मीन एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 50 to 150 सेंटीमीटर्स, ओके। और ये वार्म होगा, थ्रू आउट टेम्परेचर हाई होगा, और जो रेनफॉल है वो इसमें क्या है, डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन होंगे, वेट सीजन और ड्राई सीजन डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, ड्राई सीजन डिस्टिंक्ट होगा और वेट सीजन डिस्टिंक्ट होगा। वेट सीजन का मतलब रेनफॉल, रेनफॉल कब होगा, समर्स में, ठीक है। तो ये हम क्लाइमेट के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। अब आगे अगर बढ़ें तो ये देखिए, ये लोकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑन द ग्लोब। इसमें से जो देखिए आप ट्रॉपिकल क्षेत्र आपको पता होगा, अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं इक्वेटर बना करके, यहां पर कहीं पर इक्वेटर है, ये इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री का विषुवत रेखा का क्षेत्र, ठीक है, ये 0 डिग्री का विषुवत रेखा का क्षेत्र है। 0 डिग्री विषुवत रेखा का क्षेत्र, ठीक है। तो इसके आसपास दोनों तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर कहीं है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री
साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच के जो घास के मैदान हैं वो सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, जिसमें से क्या आएगा, और उसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पर साउथ अमेरिका में इसे लानोस भी कहा जाता है, इक्वाडोर के आसपास, ठीक है, लानोस है ये। फिर उसके बाद ब्राजील में इसे कैंपोस कहा जाता है, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ब्राजील में है उसे कैंपोस कहा जाता है। फिर यहाँ पर जो अफ्रीका का एरिया है, अफ्रीका में ये रेन फॉरेस्ट का इलाका है, रेन फॉरेस्ट के चारों ओर ये जो क्षेत्र है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसे सवाना कहते हैं, उसे सवाना कहते हैं। अफ्रीका में सवाना, ब्राजील या साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में लानोस और कैंपोस, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम है, कंफ्यूज नहीं करना है टेम्परेट से। और इंडिया में इसी का नाम बन्नी ग्रासलैंड है, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है बन्नी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सवाना, ठीक है। तो जो इस क्षेत्र में है वो सारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये देखिए आप, ये सारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर ये जो है ये टेम्परेट एरियाज में है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो ये सारा टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया, जिसमें से क्या आएगा, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी घास का मैदान, ठीक है। हंगरी में इसे पुस्ताज कहा जाता है, ठीक है, हंगरी में, यूक्रेन में पुस्ताज कहा जाता है। और यूक्रेन में और फिर सेंट्रल एशिया में यूरेशिया का जो पार्ट है उसमें स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है। चाइना और रशिया का जो बॉर्डर का इलाका है नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में, वहां पर मंचूरिया घास का मैदान है ये, ठीक है, मंचूरिया लैंड है ये यहाँ पर। अब उसके ठीक नीचे आप दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए, सदर्न हेमिस्फीयर में अर्जेंटीना में इसे पैम्पास कहा जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। ये सारे कौन से घास के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है, ठीक है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, पैम्पास साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना के आसपास पैम्पास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। अगर हम न्यूजीलैंड जाएं तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में उसी घास के मैदान को, यहां पर कहीं न्यूजीलैंड है उसमें कैंटरबरी कहा जाता है, ठीक है। यूरेशिया में स्टेपीज, पुस्ताज हंगरी में, ठीक है। अमेरिका में प्रेरी, अमेरिका और कनाडा का जो एरिया है, ठीक है। मंचूरिया में मंचूरिया ग्रासलैंड। ये सारे घास के मैदान काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि हमें पता है जितने भी ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ऑल दीज आर ग्रेन बास्केट, ठीक है। वो सारे वहां पर गेहूं की उपज काफी ज्यादा होती है, डेयरी फार्मिंग काफी ज्यादा होता है, ठीक है, शिप रैंचिंग, डेयरी रैंचिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये सारा इलाका क्या है, थ्राइव कर रहा है एग्रीकल्चर से, क्लियर है। उसी प्रकार से विल्ड, पैम्पास, यहां पर भी डेयरी फार्मिंग काफी होता है, ठीक है। यहां पर डेयरी फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग, ठीक है। उसी प्रकार से विल्ड में भी शिप फार्मिंग, गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग बहुत ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स का इलाका है वहां पर शिप रियरिंग होता है, शिप रियरिंग। और एक खास प्रकार का ऊन मिलता है वहां पर, वुल, जिसका नाम है मेरिनो शिप, मेरिनो वुल, मेरिनो, MERINO, मेरिनो वुल। ये काफी उत्तम क्वालिटी का, उत्तम दर्जे का ऊन होता है जिसका नाम है मेरिनो, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा तुम्हारा, डाउन्स में, ये डाउन्स में मिलेगा, डाउन्स के क्षेत्र जो है। तो इस प्रकार से, और पेरिस भी हम जानते हैं, इसे भी ग्रेन बास्केट कहा जाता है, ग्रेन बास्केट। पुस्ताज भी ग्रेन बास्केट है, गेहूं की काफी पैदावार होती है यहाँ पर, स्टेपीज में भी गेहूं की काफी पैदावार होती है। तो इस प्रकार से ग्रासलैंड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बन्नी ग्रासलैंड भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे बन्नी ग्रासलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। और जो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है सारे, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि सवाना कहलाता है, यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफी पर, बड़े बड़े जानवर, चाहे वो शेर हो, लायन, राइनोसोरस, अफ्रीकन एलिफेंट्स, चीता, लेपर्ड, फिर चीतल, ठीक है। ये सारे, इसको सवाना को ही बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। जो सवाना है उसको बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये घास का मैदान है, इसमें काफी सरपट भागते हैं जानवर। और उनका प्राचीन, उनका जो पास्ट में जब वहां पर कॉलोनाइजर्स थे
तो उनका शिकार किया जाता था, इसीलिए उनको बिग गेमिंग कंट्री भी कहा जाता है। जो सवाना के क्षेत्र है अभी भी वहां पे शिकार होता है, तो उसको बिग गेम कंट्री कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से कैंपोस में, ठीक है। अब ये इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन, देखिए इंडिया में क्या है, अगर देखें तो कहाँ पर ग्रासलैंड्स हैं। ये तो डेजर्ट का इलाका हो गया, ये सारा फॉरेस्ट का इलाका हो गया, ठीक है। ये मॉनसूनी फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो ज़्यादा डार्क कलर है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्लियर है। और ये जो ये वाला क्या है, टुंड्रा रीजन, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, इस टुंड्रा रीजन, ठीक है। तो इसमें ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये जो सेमी एरिड रीजन है ये सब इलाका, यहाँ पर प्लेटू भी है और ग्रासलैंड भी है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड है, ये वाला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। ये इंडिया में घास का मैदान, ज़्यादा विस्तार है नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो बन्नी के आसपास है। ये देखिए, अब हम आते हैं बन्नी पर। बन्नी ग्रासलैंड जो कि न्यूज़ में है, वो गुजरात के कच्छ रीजन में मिलता है, बन्नी ग्रासलैंड। इसका अगर हम एरिया देखें, अगर क्षेत्रफल देखें तो 2617 स्क्वायर किलोमीटर, और ये एशिया का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एशियाज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट बन्नी ग्रासलैंड है, ठीक है। कहाँ मिल रहा है ये, कच्छ रीजन में, कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में, ठीक है। द बन्नी इज एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड स्प्रेड अक्रॉस 2617 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, व्हाई इज इट इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों है, देखिए, एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड स्प्रेड ओवर अराउंड 3000 स्क्वायर किलोमीटर्स, बन्नी, ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट। और इसे एक रिजर्व फॉरेस्ट का भी दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके इकोसिस्टम में काफी हरास हो रहा है, काफी डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। अराउंड 48 विलेजेस, कैसे वो आसपास की अर्थव्यवस्था को, आसपास के लोकल कम्युनिटीज को पैम्पर करता है, उसके इकोनॉमी को थ्राइव करता है। उसमें अगर देखें तो आसपास लगभग 48 गांव जो हैं, 8000 फैमिली उस पर निर्भर करते हैं इकोनॉमी के आधार पर, ठीक है। और क्या है, 1 लाख एनिमल, लगभग 1 लाख जानवर वहां पर ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग है, ग्रासलैंड है तो ग्रेज करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ 8760 हेक्टेयर्स ऑफ इनक्रोज्ड लैंड इन बन्नी ग्रासलैंड, 540 हेक्टेयर्स लैंड हैज बीन क्लियर्ड सो फार। मतलब कि वहां पर अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंक्रोचमेंट, ग्रासलैंड में इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। और क्या हो रहा है वहां पर, लैंड डिग्रेडेशन भी देख सकते हैं हम लोग, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, आप लोग पढ़ेंगे कभी, इन्वेजिव स्पीसीज का वहां पर इंट्रूजन हो जा रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज क्या है, दिल्ली के आसपास देखोगे आप लोग कि कीकर एक पेड़ होता है, ठीक है। कीकर काफी फल फूल रहा है उस एरिया में। तो कीकर की वजह से क्या हो रहा है कि वहां की जो लोकल ग्रासलैंड है, लोकल इकोसिस्टम है, उसको काफी क्षति पहुंच रही है, ठीक है। ये क्राइटअप है, बन्नी एरिया कंसिस्ट ऑफ 2 इकोसिस्टम, 2 प्रकार की पारिस्थितिकी वहां मिलती है, 2 प्रकार का इकोसिस्टम, एक तो वेटलैंड है और दूसरा ग्रासलैंड है, ठीक है। वेटलैंड होगा, बताया, वेटलैंड भी एक इकोटोन रीजन है, एक ट्रांजिशन जोन है, क्योंकि गुजरात के कच्छ रीजन में है, और कच्छ हमें पता है, रन ऑफ कच्छ क्या है, एक वेटलैंड है, ठीक है। और ये ग्रासलैंड भी है, वहां पर दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं। काफी बर्ड्स स्पीसीज मिलते हैं, 262 बर्ड स्पीसीज वहां पर है। सेवरल स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैं, स्तनधारी जीवों का भी काफी स्पीसीज हैं। 192 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, पौधे हैं, एम्फीबियंस हैं। ट्रेडिशनली बन्नी ग्रासलैंड मैनेज बाय सिस्टम ऑफ रोटेशनल ग्रेजिंग, और वहां पर चारागाह के थ्रू उनको प्रिजर्व किया जाता है। ये भी एक न्यूज देखिए, ये इस स्लाइड में बन्नी ग्रासलैंड साइज ये तो डिस्कस कर ही चुके, गुजरात में कच्छ रीजन में है। वेजिटेशन कैसा है, सॉल्ट टोलरेंट, जो कि नमक को टॉलरेट कर पाए,
जो सॉल्ट सलाइन कंडीशन है उसको टॉलरेट कर पाए वैसे स्पीसीज पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें से कुछ अगर नाम हम देखें तो साल्वाडोरा, क्रेसा क्रेटिका, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, ठीक है, ये सब कुछ स्पीसीज है प्लांट्स के, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है लेकिन आप लोग बस जानिए, ठीक है। और एरिया इज रिच इन फ्लोरा एंड फाउना, काफी ज्यादा फ्लोरा एंड फाउना में वो रिच है। इकोसिस्टम कैसा है, वेटलैंड एंड ग्रासलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहां पर जो ट्राइब रहती है, वहां के जो कम्युनिटी वहां रहती है उसका नाम है मालधारी कम्युनिटी, मालधारी ट्राइब, ठीक है, मालधारी ट्राइब वहां पर निवास करती है, मालधारी ट्राइब, ठीक है। मालधारी क्यों बोला जाता है, जैसे एक पहले कहावत थी जान माल की क्षति, जान माल मतलब जान और माल का मतलब हो गया यहाँ पर कैटल, कैटल मवेशी, ये सारे लोग मवेशी रखते हैं और मवेशी को चरने के लिए चारागाह चाहिए, वो चारागाह कहाँ से मिलता है, बन्नी ग्रासलैंड से, ठीक है। तो ये मालधारी कम्युनिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है वहां पर निवास करती है, और इनके इंपॉर्टेंट रोल को देखते हुए, इनकी महत्ता को देखते हुए सरकार ने उन्हें इसको कंजर्व करने का जिम्मा सौंपा है, मालधारी कम्युनिटी को ही बन्नी ग्रासलैंड के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। पहले इनको एक और जिम्मेदारी दी गई थी जो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, आपको पता होगा कि एशियाटिक लायन जो एशिया का शेर है वो अपने प्राकृतिक आवास में केवल गिर नेशनल पार्क में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। एशियाटिक लायन इज प्राइमरीली फाउंड इन गिर नेशनल पार्क इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, नोवेयर एल्स, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इन द बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया। और क्या है, 2021 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक ट्राइब्यूनल आप लोग पढ़े होंगे, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू, 2006 में जो राइट एक्ट आया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके थ्रू मालधारी कम्युनिटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप लोग बन्नी ग्रासलैंड की भी रक्षा कीजिए, उसका संरक्षण कीजिए, ठीक है। और इसको एक रिजर्व एरिया बना दिया गया है, बन्नी ग्रासलैंड को एक रिजर्व एरिया बना दिया गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन एफर्ट्स लगाया गया, ग्रासलैंड विल बी ए रिजर्व फॉरेस्ट। कोर्ट का जजमेंट था, कोर्ट 1955 में, कि बन्नी ग्रासलैंड को उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसको एक रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया। और 2019 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने ऑर्डर पास किया कि उसके बाउंड्री को डिमार्केट किया जाए और वहां पर एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, ठीक है, जो इंक्रोचमेंट वाली बात थी उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए बन्नी ग्रासलैंड को। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्रासलैंड का क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर हम देखें, थोड़ी चर्चा अगर इस पर की जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है ग्रासलैंड्स का, ग्रासलैंड्स का सिग्निफिकेंस, उसका क्या, उसकी क्या महत्ता है। आपको पता होगा कि इंडिया में अगर आप लैंड यूज क्लासिफिकेशन देखिएगा, इंडिया का लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से जो जमीन है, लगभग कितना जमीन है इंडिया का, 328 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर की जो भूमि है भारत के पास, उसको हम किस किस रूप में यूज करते हैं, किस किस रूप में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए कितना यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए कितना यूज होता है, कितनी जमीन परती पड़ी हुई है, फैलो लैंड्स कितना है, पास्चर के रूप में, चारागाह के रूप में कितना जमीन यूज होता है। तो अगर हम पास्चर लैंड देखें, पास्चर लैंड मतलब चारागाह वाली भूमि, तो चारागाह वाली भूमि कितनी है, 4% के आसपास, ठीक है, ये 4% के आसपास है। और हमें पता है कि भारत में मवेशियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में, ठीक है, वी हैव गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल, बफलो, काउ, ठीक है, एंड वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बफलो मीट, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मटन, गोट मीट, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हम जान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है, मीट इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, दैट इज हेविली रिलाइंग ऑन दिस पास्चर लैंड, एंड पास्चर लैंड इज ग्रासलैंड्स। पास्चर लैंड इज व्हाट, grassland, that's why grasslands are important, that's why Banni grassland is important, okay. And we also know that Banni grassland has a tribe known as Maldhari tribe, ठीक है। एंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब, मालधारी ट्राइब, इनके एग्जिस्टेंस के लिए, इनकी अर्थव्यवस्था के लिए, इनके जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, ये ग्रास ऐसी ये जरूरी है कि जो बन्नी ग्रासलैंड है उसको संरक्षित रखा जाए और उनका अच्छे से देखभाल किया जाए, ठीक है। एक और बात है, अगर हम इकोलॉजी को देखें तो भी, इकोलॉजी में भी देखिएगा तो जो बन्नी ग्रासलैंड है उसमें सबसे अंतिम
रूप से जो वहाँ चीता देखा गया था भारत में, वो सबसे लास्ट चीता बन्नी ग्रासलैंड में ही देखा गया था। तो अगर हम इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, री इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, चीता री इंट्रोडक्शन की बात होती है, जो कि आपने देखा ही होगा पिछले 2 साल, 1-2 साल पहले चीता को लाया गया साउथ अफ्रीका से और कूनो नेशनल पार्क में उनको फिर से री इंट्रोड्यूस कराया गया। तो बन्नी ग्रासलैंड भी एक प्रोमिनेंट लोकेशन हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, या फिर इसके पोटेंशियल को देखा जा सकता है, बन्नी ग्रासलैंड के पोटेंशियल को, कि वहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, ग्रासलैंड के बारे में देखा, 2 प्रकार के ग्रासलैंड देखे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, दोनों की क्या विशेषता है वो देखी, विभिन्न जगहों पर ग्लोब पर अलग अलग ग्रासलैंड्स को पढ़ा, उनके नाम क्या हैं, प्रेरीज, पुश्ताज, स्टेपीज, डाउन्स, सवाना, कैंपोज, ठीक है, विल्ड, ये सब नाम देखे हमने और उनकी महत्ता को देखा। और स्पेसिफिकली बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, कच्छ के रीजन में, कच्छ रीजन में, और उसकी क्या महत्ता है, क्या सिग्निफिकेंस है बन्नी ग्रासलैंड का, इसको पढ़ा। तो इसके साथ ही आप इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, थैंक यू।